नमस्कार बच्चों। अपने देख रहे थे चैप्टर नंबर 6 धनधान्य व्यवस्था के स्वरूप, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक संयुक्त स्कंध कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अर्थ और परिभाषा और लक्षण देखे। अब हमको देखना है लाभ। तो लाभ ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ी होती है, बड़े विशाल पैमाने पर होती है, इसीलिए पूंजी कोष भी क्या होता है, बहुत विशाल होता है। तो पहला लाभ यही है कि कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में अर्थात अंश में विभाजित कर देती है। यानी पूंजी यानी कंपनी के मालिक द्वारा जो भी पूंजी यहाँ लगाई जाती है, उस पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है और विभाजित करने के बाद उन्हें अंश कहते हैं। ऐसा कहते हैं। प्रति अंश मताधिकार होने से अधिक अंश खरीदने का आकर्षण होता है। प्रति अंश खरीदने पर यानी जितने व्यक्ति जितने अंश खरीदते हैं, कंपनी के अंदर कभी भी अगर आवश्यकता पड़े तो उन्हें वोटिंग देने का अधिकार मिलता है। परिणाम स्वरूप कंपनी एक विशाल पूंजी को इकट्ठा कर सकती है। यानी कंपनी को जितनी भी पूंजी की आवश्यकता होती है, उतनी पूंजी वह क्या कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है। नंबर 2 है अंशों का सरल हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र करना। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा अगर अंश खरीद लिए जाते हैं और कुछ समय के बाद अन्य व्यक्ति के अंश अगर ट्रांसफ़र करने हो तो किए जा सकते हैं, उसे उसका अधिकार मिलता है। यानी अंशधारियों को ये अधिकार मिलता है। मान्य अंश बाजार में अंश का क्रय विक्रय सरलता से हो सकने के कारण कंपनी के सदस्य जब चाहें अंश का विक्रय करके द्रव्य प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब भी ज़रूरत पड़े तब क्या किया जा सकता है, अंशों को बेचा और ख़रीदा जा सकता है और पैसे भी प्राप्त कर सकते हैं तथा आवश्यकता अनुसार अंश का क्रय कर सकते हैं। यानी अगर अपनी जैसी आवश्यकता हो उस अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अंशों को बेच सकते हैं और पूंजी इकट्ठा की जा सकती है। और परंतु निजी कंपनी के अंश के हस्तांतरण पर नियंत्रण होता है। निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी जो होती है, उनके अंश पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। यानी कंपनी के नियमन पत्र के अनुसार ही उन्हें कार्य करना पड़ता है। नंबर 3 है सदस्यों की सीमित दायित्व। सदस्यों का सीमित दायित्व, तो कंपनी के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनका दायित्व क्या होता है, सीमित। सीमित का मतलब है कि उनके द्वारा कंपनी जो चलाई जा रही है, जब भी कंपनी को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वह कंपनी को बेचकर या कंपनी के सामानों को बेचकर करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि अंश से सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की मूल कीमत जितनी ही सीमित होती है। अंशों का क्रय यानी उसे बेचा जाने वाला जो अंश है उसकी मूल कीमत जितना ही सीमित होता है। कंपनी का परिसमापन हो या कंपनी का विसर्जन हो, परिमापन यानी कंपनी अन्य मालिक द्वारा खरीदी जाए या फिर कंपनी बंद होती हो, ऐसे संयोगों में उनके अंशों की मूल कीमत से अधिक भुगतान नहीं करना पड़ता। यानी जिस अंश की जितनी कीमत निश्चित की गई है उतनी ही कीमत हमें क्या होती है, अंशधारियों को कंपनी के बंद होने पर हमें देना होता है। उससे ज़्यादा देने का कोई अधिकार होता नहीं है। नंबर 4 है स्वतंत्र व्यक्तित्व और दीर्घायु। कानून के द्वारा कंपनी को उसके सदस्यों में अलग अलग व्यक्तित्व और अस्तित्व मिलने के कारण कंपनी की आयु दीर्घ होती है। क्योंकि कंपनी एक बार शुरू होने के बाद जल्दी से उसे बंद नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने पर अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसके अंदर क्या होता है, शामिल हो सकता है। यानी अगर मैं मालिक मर जाए तो उसका बेटा हो सकता है या फिर कंपनी का ही कोई अधिकारी मालिक बन सकता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्तित्व तो स्वतंत्र रहता ही है पर उसकी जो आयु है यानी कंपनी चलने की जो आयु है वो बहुत बड़ी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि टाटा जो है वो 250 साल पुरानी पीढ़ी है और तब से लेकर आज तक चली आ रही है। उसके बहुत से मालिक बदल चुके हैं, चेयरमैन बदल चुके हैं, बहुत सारे कर्मचारी भी बदल चुके हैं,
फिर भी अभी भी वो कंपनी क्या हो रही है, चलती रह रही है। तो इसी तरह से क्या होती है, कंपनी एक बार खुलने के बाद उनकी जो आयु होती है, यानी उनकी जो उम्र होती है, वो बहुत ही दीर्घ होती है, लंबी होती है। कंपनी के सदस्यों के मरने पर भी कंपनी को कोई प्रभाव होता नहीं है। नंबर 5 है विशाल आकार के लाभ। कंपनी के विशाल पैमाने पर क्रय विक्रय तथा उत्पादन संभव हो जाता है। विशाल पूंजी कोष, आधुनिक यंत्रों और विशेषज्ञों की सेवा, संशोधन आदि के कारण कम खर्च में विशाल पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कंपनी को अधिक विकास के इंजन के रूप में भी जाना जाता है। इस शब्द को ध्यान रखना है कि कंपनी को आर्थिक विकास का इंजन क्यों कहते हैं, तो जब आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा, क्योंकि पूंजी कोष, आधुनिक यंत्र, विशेषज्ञ सेवा, विशेषज्ञ यानी कि जो व्यक्ति इस विषय में जानकार है उनके द्वारा यहाँ पर सेवाएं मिलती है। संशोधन यानी बाजार के अंदर कौन सा कार्य करना है या कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, उसके अनुसार क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। नंबर 6 है कार्यदक्ष संचालन। कार्यदक्ष यानी अच्छा संचालन। विशेषज्ञों की सेवा तथा कार्यकुशल संचालकों के कारण कंपनी का संचालन व्यवसाय लक्ष्य तथा कार्यक्षम बनता है। व्यवसाय लक्ष्य यानी कंपनी के अंदर जितने भी सदस्य काम करते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि कंपनी के अंदर कार्य करना और कंपनी को और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, विकास करना। नंबर 7 है प्रजातांत्रिक संचालन। सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात संचालकों के द्वारा कंपनी का संचालन प्रजातांत्रिक रूप से होता है। महत्वपूर्ण निर्णय सदस्य की सामान्य सभा में बहुमत से लिए जाते हैं। यानी सदस्यों की वर्ष के अंदर 4 सभाएं होती हैं। जब भी कोई कंपनी के रिलेटेड जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो उस समय सदस्यों की बहुमत से लिया जाता है कि जितनी बहुमति मिलती है उसी अनुसार निर्णय लिया जाता है और उसी अनुसार लागू भी किया जाता है। अगर बहुमति नहीं मिले तो उस निर्णय के अंदर संशोधन यानी उस प्रस्ताव के अंदर संशोधन किए जाते हैं। नंबर 8 है समाज तथा राष्ट्र को लाभ। आम जनता अपनी बचत को कंपनी के अंश, डिबेंचर तथा सार्वजनिक जमा राशि में निवेश करती है। बचत को प्रोत्साहन मिलता है। निवेश पर जनता को लाभांश तथा ब्याज की आय प्राप्त होती है। यानी कि कंपनी के द्वारा जो अंशों को बाजार में लाया जाता है, जिसके कारण कंपनी को तो पूंजी मिलती ही है, परंतु समाज के लोगों का भी विकास होता है, जिसके कारण क्या होता है, बचत को प्रोत्साहन यानी बचत होती है और बचत के ऊपर अच्छा सा रिटर्न मिलता है, ब्याज भी प्राप्त होता है, डिविडेंड भी प्राप्त होता है। विशाल पैमाने पर उत्पादन के लाभ समाज के लोगों को भी प्राप्त होते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ही अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए रोजगार में भी वृद्धि होती है। कई कंपनियां लाभ के कुछ भाग को कला, बगीचे, स्कूल, कॉलेज, खेलकूद के मैदान आदि के लिए खर्च करती है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, अदानी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, कोटक है, SBI है, तो ये सारी जो कंपनियां होती है ये अपनी तरफ से बच्चों के खेल कूद के लिए बगीचे बनाते हैं, स्कूलें बनवाते हैं, कॉलेजें बनवाते हैं। जैसे निरमा वाला की निरमा यूनिवर्सिटी है, तो उसी तरह से टाटा वाले की भी चलती है, रिलायंस वाले की भी चलती है, जहाँ पर रिसर्च होते हैं और नई नई चीज़ों के संशोधन होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्कूल कॉलेजें भी खोलती है, जिसके कारण क्या होता है, समाज के लोगों को उसका लाभ प्राप्त होता है। तथा कर्मचारियों के लिए भी स्वेच्छा से कई सुविधाएं प्रदान करती हैं। कंपनियां आयकर के द्वारा सरकार को करोड़ों रुपए का भुगतान करती है। इस रकम का देश के विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है। यानी देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं वो देश के विकास के लिए क्या करते हैं, कंपनी के टैक्स भरते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सरकार को आवक होती है। अब देखते हैं सीमाएं, लिमिटेशन, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या सीमाएं हैं। तो पहला यहाँ पर दिया है कि दीर्घ तथा व्ययी स्थापना विधि। स्थापना विधि यानी कि कहने का मतलब है कि जिस तरह से कंपनी की स्थापना विधि का कार्य जो होता है वो कठिन होता है। कठिन यानी क्योंकि बड़े पैमाने पर, विशाल पैमाने पर ये किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत ही परेशानियां भी होती है। जैसे यहाँ लिखा है कि व्यक्तिगत मालिकी तथा साझेदारी की तुलना में कंपनी की स्थापना विधि दीर्घ
कठिन, दीर्घ यानी लंबी, कठिन तथा व्ययी है। व्यय यानी बिना काम की है, खर्चीली भी है। कंपनी को उसके पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र, नियमन पत्र जैसे दस्तावेजों को तैयार करना पड़ता है। आवेदन पत्र और नियमन पत्र तैयार करने पड़ता है, यानी कंपनी को शुरू करने से पहले ही ये दोनों ही दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं। उसके बाद है कि रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है। विशेषज्ञों को उनकी सेवा का अधिक शुल्क के सिवाय कंपनी रजिस्ट्रार को पंजीकरण का शुल्क भी चुकाना पड़ता है। यानी कंपनी के स्थापना के लिए यहाँ पर दीर्घ कार्य होते हैं, यानी बड़े पैमाने पर कार्य करने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी की स्थापना होती है। तथा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है, तभी एक बड़ी कंपनी की स्थापना की जा सकती है। नंबर 2 है कानूनी नियंत्रण। कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में आती है। कंपनी को उसके जीवन के दौरान कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। नियमित समय पर पत्र, रिपोर्ट्स तथा हिसाब कंपनी रजिस्ट्रार को भेजने पड़ते हैं। नियमित समय पर क्या भेजना है? पत्र भेजने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स और हिसाब कंपनी रजिस्ट्रार को भेजने पड़ते हैं। यानी कंपनी जब खुलती है तो कानूनी नियंत्रणों के अनुसार कंपनी खुलती है, जिसके कारण कानून के द्वारा कंपनी के अंदर बहुत सारे नियंत्रण लगाए गए होते हैं, जिसके कारण उनका पालन करना जरूरी होता है। और कंपनी का वार्षिक हिसाब जो है वो रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है। नंबर 3 है प्रबंधन में खर्च। विशेषज्ञों को अधिक शुल्क, विशिष्ट अधिकारियों को आकर्षक वेतन, यानी जो अधिकारी अच्छे से कार्य करते हो या बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करते हो तो उन्हें अधिक वेतन देना पड़ता है। संशोधन होते खर्च आदि कंपनी पर प्रबंधन खर्च में वृद्धि होती है। संशोधन करने के लिए भी जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी के अंदर क्या होता है, खर्च अधिक पैमाने पर करना पड़ता है। नंबर 4 है तानाशाही प्रबंधन। तानाशाही यानी हिटलरशाही जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही कड़क कायदे कानून होते हैं। कानून के द्वारा सदस्यों का कई अधिकार दिए जाने के बावजूद वो कंपनी के केवल नाम मात्र की सत्ता में होते हैं। कहने का मतलब है कि सदस्यों को बहुत सारे अधिकार होते हैं, परंतु कंपनी चलाने का जो मुख्य अधिकार होता है वो कंपनी के मालिक का होता है, जिसके कारण क्या होता है, सदस्यों को बहुत सारे ऐसे डर होते हैं, हक होते हैं जो कंपनी क्या करती दबा देती है, और नाम मात्र के लिए ही सदस्य होते हैं। प्रतिअंश मताधिकार होने के कारण कई व्यक्ति गुट बनाकर संचालन को अपने वश में कर लेते हैं तथा अपनी इच्छाओं का अमल होने देते हैं। कंपनी के धन, संपत्ति तथा गोपनीय जानकारी को अपने हित तथा स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। कंपनी का जो पैसा है, जो संपत्ति है, कितने ही ऐसे सदस्य होते हैं जो अपने निजी लाभ के लिए उसका उपयोग करते हैं। जैसे कंपनी के द्वारा अगर ऑफिस आने जाने के लिए अगर गाड़ी दी गई हो तो उस गाड़ी को वो क्या करते हैं, अपने प्राइवेट काम के लिए, निजी काम के लिए भी उपयोग में लेते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि परेशानियां हो सकती है। नंबर 6 नीति विषयक निर्णयों में विलंब। क्योंकि कंपनी के अंदर सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए या निर्णय लेने के लिए बहुत सारा सभाएं बुलानी पड़ती है, जिसके कारण लेने में क्या होता है कि निर्णय करने में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सदस्यों की सहमति लेनी पड़ती है, जिसके लिए सदस्यों की सभा बुलानी पड़ती है। सभा बुलाने से पहले सदस्यों को एक निश्चित समय से पहले सभा की नोटिस भेजनी पड़ती है। सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। इन सब के समय व्यय होने से निर्णय लेने में क्या होता है, विलंब होता है। यानी कंपनी के विकास के लिए या कंपनी के कार्य के लिए अगर कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सभा बुलाकर निर्णय लेना पड़ता है। नंबर 7 है अल्प परिवर्तनशीलता। अल्प परिवर्तन यानी बहुत ही कम पैमाने पर परिवर्तन किया जा सकता है। लिखा कि व्यक्तिगत मालिकी तथा साझेदारी की तुलना में कंपनी स्वरूप में परिवर्तनशीलता का तत्व कम है। महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। कई परिस्थिति में केंद्र सरकार तथा अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर
हमें कंपनी के कार्य को करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है या कोर्ट के द्वारा परमिशन लेकर ही हम अपना कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो व्यक्तित्व है वो कानूनी नियंत्रण के अधीन आता है, जिसके कारण कंपनी केंद्र सरकार और कानून के बिना इसके अंदर कोई भी परिवर्तन किया जा सकता नहीं है। नंबर 8 है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। संचालक कंपनी को आंतरिक जानकारी से परिचित होने के कारण शेयर बाजार में कृत्रिम हस्तांतरण का सर्जन करके सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करते हैं। यानी संचालक के पास क्या होता है, कंपनी की जानकारी होती है, जिसके कारण सट्टेबाजी का खेल भी हो सकता है। अंशों के विक्रय यानी शेयर जो होते हैं, शेयर होल्डर के साथ क्या किया जा सकता है, किसी भी तरह का करार करके भी उनसे अधिक पैमाने पर पूंजी ली जा सकती है, जिसके कारण क्या होता है, सट्टेबाजी का जैसा कार्य होता है। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन होता है। इस तरह अंशों में होने वाले सट्टेबाजी छोटे निवेशकों को अधिक हित व हानि पहुंचती है। बहुत से ऐसे छोटे निवेशक यानी कम पैसा लगाने वाले व्यक्तियों को भी इसका नुकसान सहना पड़ सकता है। नंबर 9 है समाज की हानि। समाज को हानि कैसी होती है, तो कर्मचारियों की हड़ताल, मालिकों द्वारा तालाबंदी का समाज भोग बनता है। यानी कर्मचारियों को जो उनके हक है वो कंपनी के द्वारा नहीं मिलते हैं, मालिकों के द्वारा तालाबंदी यानी कभी भी कंपनी को क्या किया जा सकता है, बंद कर दिया जा सकता है। मानव से अधिक पूंजी का महत्व होने से एकाधिकार का दूषण प्रवेश करता है। यानी पैसों का महत्व अधिक होने से मनुष्यों की जान की या उनके हाथ पैर को अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो कंपनी उस नुकसान के बारे में कोई भरपाई करती नहीं है, क्योंकि उनके लिए मनुष्य नहीं बल्कि क्या है, पूंजी आवश्यक होती है। जिससे समाज में आय तथा संपत्ति का असमान विभाजन होता है। आय तथा संपत्ति यानी कंपनी को संपत्ति अधिक पैमाने पर मिल रही है, पर जिस तरह से कंपनी को जितने पैमाने पर पूंजी मिल रही है उससे बहुत कम पैमाने पर क्या देता है, कर्मचारियों को पगार दी जाती है, जिसके कारण दोनों के अंदर संपत्ति और आय में क्या होता है, असमानता होती है और छोटे बड़े का भेद रहता है।